Good morning, students. How are you? Fine. Okay. Chapter 10 finally finished. तो बस आज एक दो लेक्चर और हैं, लेकिन उसमें हम सिर्फ टेक्स्ट बुक के जैसे क्वेश्चन और जो एक दो छोटे टॉपिक रह गए हैं वही कर रहे हैं. बाकी सब सब मेन टॉपिक सब कंप्लीट हो गए हमारे. ओके. तो दो तीन टॉपिक जो बाकी हैं सबसे पहले वो कंप्लीट कर देते हैं और उसके बाद जो तीन चार क्वेश्चन है जो टेक्स्ट बुक के जैसे ही है लेकिन सिर्फ वैल्यू चेंज है या उसके बाहर से उसके जैसे ही है तो वो कर देते हैं. ठीक है. तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें. आई थिंक सो चैप्टर 11 ही करेंगे. थर्मोडायनेमिक्स. ओके. थर्मोडायनेमिक्स. ओके. तो सबसे पहले वो टॉपिक है वो देख लेते हैं. एरोफॉइल. पहला टॉपिक कौन सा है भाई? एरोफॉइल. और दूसरा टॉपिक है डिटर्जेंट. यस, सर्फ एक्सेल की बात कर रहा हूं मैं. जल्दी. सो सबसे पहले ये डायग्राम आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया 2 और 3 मार्कर में तो. ओके. इट इज अ डायग्राम ऑफ एरोफॉइल. भाई इसमें बेसिकली ये बोला है कि भाई ये जो आप शेप देख रहे हैं सबसे पहले तो ये देखो शेप. ओके. इससे पहले वाले टॉपिक में हमने वो स्पिन एंड फास्ट बॉलिंग की बात की थी. ओके. स्विंग कैसे होता है और स्पिन कैसे, मतलब उस हिसाब से हमने बात की थी. ओके. यही डायग्राम ऐसे डायग्राम ड्रॉ किया था. ये वाला थ्री टॉपिक थे तो उसमें से ये थर्ड वाला टॉपिक बाकी था हमारा. टॉपिक का नाम है एरोफॉइल. भाई और एरोफॉइल में बेसिकली ये है कि अगर कोई बार इन लोगों ने एग्जाम्पल भी दिया है एरोप्लेन के लिए कि भाई एरोप्लेन की दो जो विंग होती है, एरोप्लेन की जो दो विंग होती है उसका शेप भी कुछ ऐसा ही होता है. अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें उसकी विंग ऐसे दिखाई देगी क्रॉस में. और वो क्रॉस में इस वजह से क्योंकि अगर ऐसे स्ट्रेट होगी ना तो वो एयर को इतना ज्यादा कट नहीं कर सकती. ओके. सपोज के भी ऐसे स्ट्रेट है तो एयर को इतना कट नहीं कर सकती जैसे क्रॉस में है तो होगा. ओके. लेकिन इसलिए उन लोगों ने क्रॉस में रखा है तो एयर ज्यादा कट होगी तो कम प्रेशर होगा, उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में कम प्रेशर लगेगा हमें तो वो इजीली जा सकती है, प्लेन इजीली जा सकता है उसकी वजह से. तो ये एरोप्लेन के लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया एरोफॉइल कि भाई जो विंग बनते हैं वो इस हिसाब से बनते हैं कि भाई यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो ऑपोजिट डायरेक्शन से जो भी आ रहे हैं, ओके, सपोज कि प्लेन एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एयर कट हो जाएगी, मतलब कट इजीली हो जाएगी तो उसको प्रेशर कम लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वो इजीली जा सकती है, उसको फोर्स कम लगेगा जाने के लिए. तो ये था टॉपिक सबसे पहले एरोफॉइल. डन. और उसके बाद अभी हम कर रहे हैं डिटर्जेंट. अभी हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. ओके. और आई थिंक सो मैंने लास्ट तक बर्नौली इक्वेशन मैंने टिक मार्क करके भेजा था. अब उसके बाद जितने भी टॉपिक है सब एक साथ इस चैप्टर इस लेक्चर के साथ आपको सेंड कर रहा हूं. ठीक है. ओके. डन. एंड द नेक्स्ट वन इज डिटर्जेंट एंड सोप. डिटर्जेंट एंड सोप. ओके. भाई दोनों में अच्छा कौन, किसके लिए? सर पहले ये तो बोलो किसके लिए. ओके. फॉर क्लीनिंग के लिए कि भाई क्लीनिंग के लिए डिटर्जेंट ज्यादा अच्छा, मतलब पाउडर ज्यादा अच्छा कंपेयर टू सोप. अब बेसिकली उसके अंदर ये है कि भाई अगर हम सोप यूज कर रहे हैं क्लीनिंग फॉर द क्लोथ्स तो उसमें वो जो सोप मॉलिक्यूल है ना वो मैक्सिमम रिएक्शन वाटर के साथ कर रहे हैं. मैक्सिमम रिएक्शन वो वाटर के साथ करते हैं. उसमें जो सरफेस टेंशन अप्लाई होता है वो सब किसके साथ होता है? वाटर मॉलिक्यूल के साथ.
तो सोप की मैक्सिमम एनर्जी किस में वेस्ट हो जाएगी वाटर के साथ करने के लिए, वो जो क्लीन करने के लिए जो प्रोसीजर होती है ना उसमें वो उसकी मैक्सिमम एनर्जी यूज नहीं होती कंपेयर टू डिटर्जेंट। डिटर्जेंट में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो वाटर के साथ इतने रिएक्शन नहीं करते, लेकिन जो क्लोथ के ऊपर जो होता है ना उसके साथ ज्यादा रिएक्शन करते हैं, तो उसमें इफेक्ट हमें ज्यादा मिलती है, मतलब उसमें शाइन ज्यादा होता है कंपेयर टू सोप। ओके, तो ये दो बेसिक डिफरेंस है कि भाई सोप में जो सोप मॉलिक्यूल है वो वाटर के साथ ज्यादा रिएक्शन करते हैं और सरफेस टेंशन प्रोड्यूस होता है। ओके, दोनों में होता है, लेकिन सोप में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ करेगा। और डिटर्जेंट में क्या होगा, जो क्लोथ के ऊपर जो डर्टी पार्टी जो है वो क्लीन करने के लिए जो हम यूज करते हैं ना उसके साथ रिएक्शन होता है ज्यादा, तो इसमें शाइन ज्यादा होती है कंपेयर टू सोप। ओके, तो ये एक क्वेश्चन था कि भाई सोप एंड डिटर्जेंट में क्या होता है, तो भाई डिटर्जेंट इज मोर फेवरेबल इन कंपेयर टू सोप फॉर द क्लीनिंग ऑफ द क्लोथ और वॉट एवर। तो ये दोनों टॉपिक थे जो हमारे बाकी थे, जो हो गए, कुछ है नहीं उसमें खास। अगर किसी को इस चैप्टर 10 में से कोई टॉपिक पसंद नहीं आ रहा है तो ये दोनों टॉपिक आ सकते हैं। जितने टॉपिक है अगर वो पसंद नहीं आते तो उसमें से तो ये दोनों टॉपिक आ सकते हैं, अदरवाइज तो अब तक जितने हमने टॉपिक किए वो थोड़े ज्यादा अच्छे हैं, तो उसमें ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करें अभी, कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अभी हम थोड़े टेक्स्ट बुक के जैसे टेक्स्ट बुक के बाहर के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। रेडी? ओके, सबसे पहले ये दोनों अच्छे हैं क्वेश्चन। A film of soap solution is made of a rectangular frame of length दिया है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 4 सेंटीमीटर और सरफेस टेंशन दिया है 30 डायन पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द फोर्स ऑफ द सरफेस टेंशन ऑन द स्मॉलर एज। फाइंड द फोर्स ऑन स्मॉलर एज, ये फर्स्ट, या फिर ये ए। और दूसरे में क्या बोला है, फाइंड द वर्क डन। ओके, चलो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, हमें दो चीज चाहिए इस क्वेश्चन में। एक फिल्म दी है, रेक्टेंगुलर फिल्म, ओके, लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, टेंशन 30 डायन पर सेंटीमीटर, डोंट से डायन, इट्स अ डाइन, इट्स अ डाइन, डाइन पर सेंटीमीटर। फाइंड द फोर्स ऑन द स्मॉलर एज, सबसे पहले स्मॉलर एज पे फोर्स चाहिए, तो टेंशन की फॉर्मूला क्या था, T इक्वल टू F बाय L। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, मतलब टू फ्री सरफेस है यहाँ पे। ओके, तो मुझे चाहिए F इक्वल टू T2L और 2TL, T2L और 2TL। चलो अभी टेंशन कितना 30, ये 2, लेंथ स्मॉलर एज के लिए चाहिए तो मुझे B लेना पड़ेगा 240। क्या हो जाए आपका आपका आंसर भाई, 240 डाइन, 240 डाइन। ये CGS में सब, इसलिए डाइन हमें CGS में ही रखा है। अभी हमें चाहिए वर्क, वर्क की फॉर्मूला क्या है, जिसमें सरफेस टेंशन आता है, यस, W इक्वल टू टी डेल्टा ए, W इक्वल टू टी डेल्टा ए। चलो भाई टेंशन कितना 30, एरिया कितना L इंटू बी 40, और जो भी है 2 फ्री सरफेस के लिए, तो 3 4 जा 12, 12 2 जा 240। सो फाइनल आंसर इसमें भी 2 2 2400 है अभी, यस 2400, मुझे लगा 240, नहीं भाई 2400। और इसमें यूनिट क्या होगा, अर्ग, हम जूल नहीं लिख सकते बिकॉज इट इज अ CGS, CGS यूनिट है ये सब, देख लो जल्दी से, कंफर्म, कोई डाउट भी यहां तक, श्योर, लॉक किया जाए। ओके, नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, surface tension of soap solution. -2 न्यूटन पर मीटर और डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर और हमें फाइंड आउट करना है वर्क। और उसके बाद क्वेश्चन दिया है, ये अच्छा क्वेश्चन है, 3rd नंबर वाला, सुपर क्वेश्चन। प्रेशर इनसाइड 2 बबल आर 1.01 एटमॉस्फेयर एंड 1.02 एटमॉस्फेयर। सो P1 P2 1.01 atmosphere 1.02 atm. ओके, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, भाई हमें उसके सरफेस एरिया का रेशियो चाहिए, मतलब A1/A2 चाहिए। ओके, लेट्स सी क्या होता है। डन, ठीक है, तो चलो ये दोनों कंप्लीट कर देते हैं सबसे पहले, तो उसके बाद आगे जा रहे हैं। सो सबसे पहले वर्क डन W इक्वल टू T डेल्टा A टू फ्री सरफेस एरिया ऑफ, ये सब बबल के लिए ये पूरा का पूरा टॉपिक, तो 4πr² टू 1.9 इंटू 10⁻⁻⁴ पाई। अभी रेडियस कितनी है, डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस, सॉरी, डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस 1 सेंटीमीटर, और उसका सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में करो, -2, और उसका स्क्वायर तो -4। चलो भाई, 4 2 8, 1.9 इंटू 8 तो 1.56 जैसा होगा ना, कितना होगा 1.9 इंटू 8 कितना हो रहा है भाई, 1.9 इंटू 8 15 पॉइंट समथिंग होगा ना, 15.2 पाई इंटू 10⁻⁻6 जूल, द फाइनल आंसर 15.2 पाई इंटू 10⁻⁻6 जूल। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो आप पाई की जगह पे 3.14 लिख सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर वर्क डन। ओके, कंफर्म भाई, कोई डाउट यहां तक? श्योर, लॉक किया जाए। ओके, नेक्स्ट वन, इनसाइड प्रेशर दिया है हमें, मतलब इनसाइड प्रेशर दिया है 1.01 atm 1.02 atm, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, डन। अब ये क्वेश्चन मैं दो तरफ से पूछ रहा हूं, सबसे पहले एरिया का रेशियो चाहिए, एंड सपोज नेक्स्ट वॉल्यूम क्या रेशियो चाहिए, तो क्या करेंगे, तो दोनों में से एक मैं कर रहा हूं और दूसरा आप लोग करेंगे, ठीक है, दोनों में से एक क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं और दूसरा आप लोग करेंगे। चलो सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज करनी है। ओके, अब इसमें हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, और वो भी एरिया के लिए, और उसके बाद वॉल्यूम के लिए। चलो भाई, P1 क्या है मेरे पास 1.01 atm, एंड आउटसाइड द प्रेशर तो फिक्स ही होता है 1 atm, तो यहाँ पे 1.01 माइनस 1, 1.02 माइनस 1, यहाँ पे 0.01, 0.02 अपन का अपन ऊपर R2/R1, ये 1/2 R2/R1। भाई ये रेडियस का रेशियो आया। 3 क्वेश्चन, सबसे पहले व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस, तो ये आंसर आएगा कितना 1:2। ओके, वन मोर थिंग, भाई यहाँ पे R2/R1 में मुझे तो रेशियो में 1/2 चाहिए, तो उसका उल्टा करना पड़ेगा। सो R1/R2 is to 2:1। अभी हमें चाहिए एरिया,
भाई एरिया क्या होता है 4πr², मतलब 4π दोनों में कांस्टेंट, मुझे दोनों जगह पे स्क्वायर करना होगा, तो मुझे एरिया का रेशियो मिलेगा 4:1। कंफर्म। और उसके बाद अभी मुझे चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा, 4/3πr³, तो 4/3 तो कॉमन, तो दोनों में कट, इसका क्यूब करना पड़ेगा। सो योर फाइनल आंसर 8:1। इट्स अ रेडियस, एरिया, वॉल्यूम, रेडियस, एरिया एंड वॉल्यूम। देख लो द आंसर और लिख दो जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तीनों में से कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो आपको तीनों में से कोई भी आना चाहिए, अगर आया तो। कंप्लीट। फिनिश हो गया भाई सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a small sphere of mass m, radius r, falls to a viscous medium. Its terminal velocity is proportional to, okay भाई टर्मिनल वेलोसिटी पूछिए, vt proportional to, और उसमें हमें ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए, 1/r, m, m/r अंडर रूट, m/r। चलो ये 4 ऑप्शन दिए, अभी देखते हैं क्या आता है आंसर। ओके, और उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन वो बाद में, सबसे पहले ये कंप्लीट कर देते हैं। सो सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी फॉर्मूला 2/9 r² g/eta रो माइनस रो ओ, ये फॉर्मूला यूज करनी है। डन। अभी मैं डेंसिटी की जगह पे क्या लिखूंगा, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम 4/3πr³। बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ एम और आर ही पूछा है, एम एंड आर ही है पूरे ऑप्शन में, तो बाकी सब निकाल दो, सिर्फ एम और आर बचेगा ना हमारे पास। So m/r, so vt proportional to m/r, vt proportional to m/r. So this is the final answer, Delhi. Terminal velocity is directly proportional to m/r. कंफर्म, लॉक किया जाए। ओके, तो जल्दी से, आई डोंट थिंक सो कि इसमें ज़्यादा कुछ और ज़रूरत होगी। अभी एक काम करो, कोई भी डाउट हो मुझे एक मैसेज करना कि सर इस चैप्टर में ये टॉपिक में थोड़ा डाउट है, अदरवाइज ये चैप्टर टोटली कंप्लीट हो गया, ये फ्लूइड मैकेनिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड टोटली कंप्लीट हो गया, कुछ भी चीज़ बाकी नहीं है हमारी, सब कुछ हो गया है, और एक्स्ट्रा भी हमने बहुत सारा किया है। ठीक है, तो बस, तो इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे मैसेज करना, अदरवाइज हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सब कुछ कर दिया है, न्यूमेरिकल एक्सरसाइज सब कुछ कंप्लीट।
A to Z thing finished. नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक, नहीं नेक्स्ट नहीं, 11 नंबर है, 12 नंबर है थर्मोडायनेमिक्स। तो आई थिंक सो 12 ही करेंगे क्योंकि 11 में कुछ है नहीं फिर से ज्यादा। यस, थर्मोडायनेमिक ही कर रहे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, यस थर्मोडायनेमिक, सुपर चैप्टर। फिर आपकी केमिस्ट्री में भी ये वाला चैप्टर है, तो ये चैप्टर 2 बार पढ़ना है आपको। फिजिक्स में भी पढ़ना है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, और केमिस्ट्री में पढ़ना है केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, और दोनों 11th में ही है और सेकंड पैटर्न। ठीक है, तो मतलब ये चैप्टर आपको 2 बार पढ़ना है केमिस्ट्री में। वन मोर थिंग, अगर एग्जाम में आए कोई भी, तो जिस सब्जेक्ट में उससे रिलेटेड लिखना है आप लोग। थर्मोडायनेमिक्स में अगर पूछा है राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो अगर केमिस्ट्री में आया है तो केमिस्ट्री के हिसाब से लिखना है, और अगर फिजिक्स में पूछा है तो उस हिसाब से लिखना है, दोनों का इंटरचेंज ना हो, है ना, वरना मार्क्स भी इंटरचेंज हो जाते हैं फिर उसमें। ओके, तो एक चीज ध्यान रखना कि अभी आपको जो सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड ही लिखना है, क्योंकि उसमें थोड़े वर्ड और वो सब थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में, जैसे हर बार होता है। ओके, तो उस हिसाब से आपको लिखना है, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर के साथ मिल रहे हैं, अंडरस्टैंड? ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना। चैप्टर 10 फिनिश्ड, डॉट डॉट कर दिया अभी, डॉट मतलब फिनिश के लिए डॉट, फिनिश्ड। ओके, अगर उसके अलावा कुछ हो तो आप बोलना, तो हम एक डाउट लेक्चर रखेंगे, अदरवाइज टोटली फिनिश ईच एंड एवरी थियरी, नॉट अ सिंगल थियरी इज रिमेनिंग। न्यूमेरिकल फिनिश्ड, एक्सरसाइज एग्जांपल, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फिनिश्ड, सब कुछ फिनिश हो गया। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय बाय।